हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड और बढ़िया से आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 इंडियन फाइनेंशियल मार्केट चालू कर चुके थे और उसमें काफी सारी बातें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, मीनिंग देख चुके हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का, फिर उसके बाद हम लोग उसके फीचर्स वगैरह बहुत सारी चीजें देख चुके हैं। और हमने ये देखा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें होती हैं: बैंकिंग सेक्टर, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। जिसमें कि बैंकिंग सेक्टर जो हम लोगों ने शुरू कर दिया था, और उस बैंकिंग सेक्टर में हमने सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर का इंट्रोडक्शन देखा, मीनिंग देखा कि मेनली बैंकिंग सेक्टर का काम क्या है। तो बैंकिंग सेक्टर का काम ये है, बराबर, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, और रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। फिर हमने देखा बैंकिंग सेक्टर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बराबर, कमर्शियल, स्मॉल फाइनेंस, पेमेंट एंड कॉर्पोरेटिव। फिर कमर्शियल से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, कमर्शियल को देखा गया 4 कैटेगरी में बांटा गया है: प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन, रूरल। वन बाय वन करके हमने वो देखा। ठीक है। फिर उसके बाद रिमेनिंग बैंकिंग सेक्टर कैटेगरी जो थी वो हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा। कौन कौन सी थी वो बताओ जल्दी मेरे को। वो थे हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैम। ठीक है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब ये उन लोगों को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जिनको अदर बैंक्स फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको अदर बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। इनके कस्टमर्स भी देखे थे हम लोगों ने: मार्जिनल फार्मर, स्मॉल बिजनेस, माइक्रो इंडस्ट्रीज। वो स्मॉल बैंक फाइनेंस के क्या होते हैं? कस्टमर्स होते हैं। फिर पेमेंट बैंक देखे थे, ये एक नई चिड़िया आई ऐसा हम लोगों ने देखे थे, बराबर, कि एक नई चिड़िया है पेमेंट बैंक नाम की, जिसका डिपॉजिट क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे पर व्यक्ति कितना डिपॉजिट कर सकता है? पर इंडिविजुअल हाउ मच डिपॉजिट इज अलाउड? अरे अरे, वेरी गुड, एक नंबर, 1 लाख, वेरी गुड। सो पर इंडिविजुअल 1 लाख डिपॉजिट इज एक्सेप्टेड इन दिस पेमेंट बैंक। और यही इसका एक अलग सा फीचर है कि आरबीआई ने इसका जो डिपॉजिट एक्सेप्टेंस है वो क्या करके रखा है? लिमिटेड करके रखा है। बाकी सारी फैसिलिटीज तो है ही। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ बातें हमने देखी थी ट्रेडिशनल बैंक और पेमेंट बैंक के कंपैरिजन में, कि ट्रेडिशनल बैंक क्या करता है, पेमेंट बैंक क्या करता है, ट्रेडिशनल बैंक क्या करता है, पेमेंट बैंक क्या नहीं करता है। तो जो नो वाली दो ही बातें वो याद रखो, बाकी सारी चीजें तो यस में है वैसे भी। एक तो पहली बात, पेमेंट बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करता, और दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं करता। तो नो वाली दो बातें याद रखो, बाकी सब तो मेजोरिटी में यस है ना। तो नो वाली दो बातें क्या है? पेमेंट बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करता और क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करता, बराबर, ओके। फिर कॉर्पोरेटिव बैंक, अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक देखे थे। फिर उसके बाद स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक देखे थे, और यहाँ पे हम लोगों ने शुरू कर दिए थे। फिर मैम बहुत कुछ पकाऊ सा था, मेजर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम आपने एकदम 1921 से ही बता दिए। मैं नहीं बता रही, आईसीएसआई ने डाला है बाबा, सिलेबस का पार्ट है। मैंने तुमको पढ़ के बताया, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है। ये डेटा है जो मैंने आप लोगों को बोला, कुछ हद तक के आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ बैंक्स, यार देखो थोड़ा तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, सीएसईटी दे रहे हैं, ऐसी मजाक मजाक चल रहा क्या? थोड़ा सीरियस तो लेना पड़ेगा। तो कितने नंबर ऑफ बैंक्स है, पब्लिक कितने, प्राइवेट कितने, मर्जर के बाद क्या बचा, ये सारी बातें। ठीक है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अब आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है म्यूचुअल फंड्स। उसका नाम क्या है? म्यूचुअल फंड्स। किसी को म्यूचुअल फंड के बारे में कोई आइडिया, बेसिक मीनिंग पता हो जो आप लोग मेरे को बता सकते हैं? ऐसे थोड़ा बहुत भी पता होगा तो चलेगा। एनीवन? हम्म, सही है आशीष, सिक्योरिटीज खरीदी जाती है। और एनीवन एल्स? ऐसा भी कुछ है क्या, म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ सिक्योरिटीज टाइप, कुछ ऐसा सुना है कभी? म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ सिक्योरिटीज, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ सुना हो? ओके। बेसिकली क्या होता है कि मैं आप लोगों को एक जस्ट रफ आइडिया दे रही हूँ, फिर हम तो वहाँ पे पढ़ेंगे, और आपको ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड तो बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में ही, लेकिन आपको बहुत छोटा सा बेसिक पार्ट दिया हुआ है। अमृता ने भी कुछ आंसर दिया हुआ, देख लेते हैं। मैम म्यूचुअल फंड सर, म्यूचुअल फंड्स मतलब पब्लिक से पैसे लेके अपने बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है, वेरी गुड। एक्चुअली कैसा है,
अब बेसिकली पब्लिक को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि किस फंड्स में कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो ये जो म्यूचुअल फंड्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, पूल ऑफ सिक्योरिटीज होता है, एक पोर्टफोलियो होता है, और ये आपको हेल्प आउट करता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर जगह जाए और प्रॉपर आपको उससे क्या मिले, रिटर्न मिले। पब्लिक को हेल्प करता है कि प्रॉपर जगह उसके क्या जाए, इन्वेस्टमेंट जाए, और उससे उसको प्रॉपर क्या मिले, रिटर्न मिले। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट अ पूल ऑफ सिक्योरिटी वेयर यू इन्वेस्ट फॉर हैविंग गुड रिटर्न्स। ठीक है, रिस्क कम रहता है, यहाँ पे बैलेंस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक पोर्टफोलियो बनता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये बेसिक मीनिंग था म्यूचुअल फंड का। अब देखते हैं लिखा हुआ क्या है यहाँ पे। A mutual fund is an investment security that enables investors to pool their money together into one professional managed investment। कितना प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने मनी को पूल आउट कर सकते हैं इन प्रॉपर प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट में। मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टर्स यहाँ पे क्या करते हैं, अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे रिस्क कम होता है, बैलेंस होता है प्रॉपरली। ठीक है, म्यूचुअल फंड कैन बी इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बॉन्ड, कैश और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोज एसेट्स। यस, इंडिविजुअली भी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोज एसेट्स। कई बार क्या करते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, पोर्टफोलियो बना लेते हैं कि उसमें इतने शेयर्स, इतने बॉन्ड्स, इतने, एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना लेते हैं। उसमें क्या हो जाता है, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। आप एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप एक पूरे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हो। उससे क्या होता है, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। अरे किसी एक का अगर शेयर गिरेगा भी तो किसी दूसरे का तो बढ़ेगा। This is what how you deal with mutual funds. It is all about your investment in share market, in shares, debenture, bonds, is all about that. किस तरीके से आप अपने पैसे को प्रॉपरली, प्रोफेशनली क्या करते हो, मैनेज्ड इन्वेस्ट करते हो, मैनेजली इन्वेस्ट करते हो। समझ में आया? अब एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं, लेकिन वो हमको देखना नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जस्ट मैंने एक ऐसी पिक्चर ले लिया आपको बताने के लिए। अब क्या होता है म्यूचुअल फंड्स में? म्यूचुअल फंड्स में होते हैं इन्वेस्टर्स, ये बहुत काम का है हमारे, ये चार्ट बहुत काम का है मेरे। अब क्या होता है म्यूचुअल फंड्स में? म्यूचुअल फंड्स में होते हैं इन्वेस्टर्स, वो अपने पूल देयर मनी टुगेदर, और फिर एक होता है फंड मैनेजर। ठीक है, वो फंड मैनेजर के पास वो सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा क्या कर देते, जमा कर देते कि ले भाई तू इन्वेस्ट कर। बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स कंपनी होती है ना, वो म्यूचुअल फंड का क्या, कंपनी क्या करती है, लोगों से पैसा ले लेती है, और वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा इकट्ठा करके किसको दे देते, फंड मैनेजर को दे देते कि भैया ये रे मेरा फंड, तो उसको मैनेज कर। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा जमा किया और फंड मैनेजर को दे दिया कि ले भैया ये रहा पैसा, अब ये पैसे को तू म्यूचुअल फंड में लगा दे, उसको मैनेज कर। अब जो फंड मैनेजर है वो डिसाइड करेगा कि भैया कौन सी सिक्योरिटी में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सिक्योरिटीज चूज करेगा। या फिर अगर वो बात करेगा, इन्वेस्टर्स से बात करेगा कि भैया आपका पैसा मैं इन्वेस्ट करूं तो देखो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, पोर्टफोलियो बनाऊं क्या, उसमें आप बताओ डेब्ट ज्यादा रखूं कि इक्विटी ज्यादा रखूं, ऐसे तरीके से पूरा पोर्टफोलियो बनता है। और फिर वो फंड मैनेजर प्रॉपरली बताता है, सब कुछ रेडी वेडी करके एकदम थाली में सजा के कि भैया आप अपन यहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो जो फंड मैनेजर होता है वो इन्वेस्टर्स के पैसे को क्या करता है, प्रॉपरली सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है, ताकि जो इन्वेस्टर है उसको रिटर्न मिल सके। समझ में आया क्या? अब फंड मैनेजर ने सिक्योरिटीज में क्या कर दिया है, पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। अब इन्वेस्ट कर दिया तो अब वो इन्वेस्टमेंट क्या जनरेट करेगा बेटा, रिटर्न। क्या इन्वेस्टमेंट किया तो रिटर्न के लिए किया ना, और वो रिटर्न किसको मिलेगा, इन्वेस्टर्स को मिलेगा। गॉट इट? सो इन्वेस्टर्स pool their money together, give to the fund manager choose the securities, and they invest it into the securities, and that securities investment will create the return, and that return will be enjoyed by investors। समझा क्या? एक मिनट, हो सकता है मे भी कभी कभार अगर सभी चीजें, लेकिन इसमें तो रिस्क कम हो जाता है क्योंकि वो प्रॉपर आप बैलेंस बनाते हो यहाँ पे एक तरीके का, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। जैसे अगर आप इंडिविजुअली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो किसी एक कंपनी के शेयर्स में, तो वहां पे रिस्क फैक्टर थोड़ा ज्यादा रहता है, यहाँ पे रिस्क फैक्टर थोड़ा कम रहता है और रिटर्न की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। समझा? ओके। अब एक्चुअली अब म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा तो कुछ था नहीं, आपके नोट्स में और मॉड्यूल में इतना ही दिया हुआ है। उसके बाद हमारा इंश्योरेंस सेक्टर शुरू हो रहा है,
लेकिन इसके पहले मेरे को आप लोगों को कुछ बताना है, तो 1 मिनट। इंश्योरेंस सेक्टर शुरू करने के पहले आई वांट टू टेल यू, गिव मी 1 मिनट जस्ट। ओके, ये यहाँ से आपका म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को, और ये मीनिंग दिया हुआ है, और उसके बाद ना कुछ फेजेस दिए हुए हैं ईयर वाइज कि मतलब कौन से फेज में क्या क्या मेजर डेवलपमेंट हुए म्यूचुअल फंड में। तो कैसा है, ये टोटली थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है। इनने ये पूरे फेजेस में इन लोगों ने बस इतना बताया है कि कब क्या हुआ है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड दिस, आपको प्रॉपरली स्टडी करना है इसको, ठीक है, और आपको बस इतना ध्यान में रखना है बेसिकली इंपॉर्टेंट बातें कि कब क्या हुआ है, और इसको याद रखने की ट्रिक डेवलप करनी है, ठीक है। और मैं इस टॉपिक को इसलिए कंसिडर नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्या है, जस्ट मैं ये टॉपिक को रीड करूंगी और आपको सुनाऊंगी, समझाने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट है, डेटा है, डेटा को एक्सप्लेन नहीं किया जाता। मैं बस क्या करूंगी, ईयर रीड करूंगी, मैटर रीड करूंगी, आपको पढ़ के बताऊंगी, फिर आप लोग बोर हो जाओगे, फिर आप लोगों को एकदम मुंह बनाना शुरू हो जाएगा आपका। सो बेटर ये चीज आप खुद से करो, और इसमें अगर आपको कोई डाउट आता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। यू कैन व्हाट्सएप मी, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, सब कुछ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो कि मैम ये चीज़ इसमें नहीं समझ में आई। बस ये सारे फेजेस में कुछ 4-5 फेजेस दिए हुए हैं, ये सारे फेजेस में आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कब क्या हुआ और क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुए, कब एसआईपी लाया गया, कब म्यूचुअल फंड लाया गया, कब नई नई स्कीम्स आई ना, कब नए नए प्लान्स आए, क्या क्या चेंजेस हुए, कब इन्वेस्टमेंट बढ़ा, कब इन्वेस्टमेंट कम हुआ, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी। कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ डेटा विच वी हैव टू कंसिडर। गॉट इट? ओके, सो वी विल स्टार्ट विद इंश्योरेंस सेक्टर। ओके ओके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वास्ट सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस हमारा रिस्क कम कराता है, कितनी सारी चीजों का इंश्योरेंस होता है, हम इंश्योरेंस कराते हैं और उसका हमको क्या मिलता है, क्लेम मिलता है। इंश्योरेंस वर्ड किसी के लिए नया नहीं होगा, हेल्थ इंश्योरेंस कराते, लाइफ इंश्योरेंस कराते, गाड़ी का इंश्योरेंस कराते, बिजनेस का, बहुत सारी कितनी सारी चीजों का इंश्योरेंस कराते हैं हम लोग। और क्यों कराते हैं, हमारा रिस्क कम करने के लिए। प्रीमियम भरते, और इसलिए भरते, वो प्रीमियम की कल चल के कुछ अनहोनी हुई तो ये इंश्योरेंस से मुझे क्लेम मिल जाएगा। मैं जिस भी चीज का इंश्योरेंस करती हूँ उसका मैं क्या भरती हूँ, प्रीमियम भरती हूँ, और कल चल के उस चीज से रिलेटेड अगर मुझे कोई नुकसान हुआ तो वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे उसकी भरपाई करके देगी, क्योंकि वो उस बात का रिस्क ले रही है, भाई उसका काम ही वही है। तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, कुछ भी हुआ तो आई एम देयर, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस निकलवाया, प्रीमियम भर रही हूँ इसी इस पे कि अगर कल चल के मुझे कुछ हुआ तो उसका मैं क्लेम कर सकती हूँ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगा, चिंता मत कर, आई एम देयर। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर इंश्योरेंस। अब क्या बोलता है इंश्योरेंस, द इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 57 इंश्योरेंस कंपनीज। ये इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पे जो आपको याद रखनी। स्लाइड विजिबल है क्या, मेरे को बताओ एक बार फटाक से, स्लाइड विजिबल है? वेरी गुड। द इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 57 इंश्योरेंस कंपनी। एमसीक्यू क्वेश्चन याद रखना है कि कितनी इंश्योरेंस कंपनी है, 57 है, ठीक है, ऑफ विच 24 आर इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड 33 आर ऑन नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ये 57 में से 24 जो है वो आपके लाइफ इंश्योरेंस वाले बिजनेस में इन्वॉल्व है, और जो 33 है वो आपके क्या है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस है। Among the life insurance, LIC is the sole public sector company, और ये 24 में से LIC जो है वो एक अकेली पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। और सबको पता भी है LIC तो कितनी बार टीवी पे बचपन से वही देख देख के तो बड़े हुए हम। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC, बीमा, ठीक है। अमंग लाइफ इंश्योरेंस LIC इज द सोल पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो ये भी एमसीक्यू आ सकता है, विच इज द सोल पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। सो LIC इज द सोल पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी।
Apart from that, among the non-life insurers, there are 6 public sector insurers. और अगर मैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो उसमें 33 में से 6 पब्लिक सेक्टर कंपनी है। बोलने का मतलब क्या है, सुनो यहाँ पे टोटल 57 है, उसमें से 33 लाइफ है, सॉरी 24 लाइफ है और 33 क्या है, नॉन लाइफ है। और वो 24 में से एक ही पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वो 24 लाइफ इंश्योरेंस में से एक ही पब्लिक सेक्टर कंपनी है और 33 में से 6 पब्लिक सेक्टर कंपनी नॉन लाइफ इंश्योरेंस। वेरी गुड तन्मय, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लाजवाब, जोरदार, गजब, ठीक है। In addition to these, there is sole national reinsurance, namely General Insurance Corporation of India, GIC। ओके, उसके अलावा एक और है जो उन्होंने बता दिया आपको। अदर स्टेक होल्डर्स इन इंडियन इंश्योरेंस मार्केट इंक्लूड्स एजेंट, इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट। उन्होंने बोला जैसे कि जो आपके क्या बोलते हैं, अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ इंडियन इंश्योरेंस मार्केट आर इंक्लूड एजेंट्स। अब आप लोग पूछेंगे ना मैम पब्लिक सेक्टर में तो गवर्नमेंट का स्टेक होल्डिंग है, तो फिर बाकी इंश्योरेंस कंपनी में किसका स्टेक होल्डिंग है? तो बाकी इंश्योरेंस कंपनी में इंडिविजुअल्स का, कॉर्पोरेट्स का, ब्रोकर्स का, सर्वेयर्स का, इन सब का क्या रहता है बेटा, स्टेक होल्डिंग रहता है। समझ में आया? सर्वेयर्स, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर सर्विंग हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम, और ये सारी पार्टीज है, पता है, ये सारे पार्टीज, ये सारे लोग डील करते हैं इंश्योरेंस में, ये सारे लोग रहते हैं इंश्योरेंस में। समझ में आया? ये सारी पार्टीज है इंश्योरेंस की। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस। कितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं? 57। 24 कौन सी है? लाइफ इंश्योरेंस, उसमें से एक कौन सी? पब्लिक सेक्टर। 33 कौन सी है? नॉन लाइफ इंश्योरेंस, उसमें से 6 कौन सी है? पब्लिक सेक्टर। ये तो कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। अब आता है मार्केट साइज, देखते क्या बोलते हैं। यार वर्ड्स यहाँ पे चिपक गए हैं, आई विल मेक इट, पहले अलग अलग कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। बस एक मिनट, एक मिनट। ओके, सॉरी, हो जाता है कभी कभी, गलती इंसान से ही होती है भाई, जान लोगे क्या बच्चे की। सॉरी, तुमको 10 सेकेंड वेट करा है। सो क्या है मार्केट साइज, क्या बोलता है देखो। गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ इंश्योरिंग द इंश्योर्ड हैज ग्रेजुअली पुश्ड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ऑफ द कंट्री। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि हम लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, ये पॉलिसी एकदम मतलब जो इंश्योरेंस सेक्टर का उसको एकदम बूम मिल गया, इससे बहुत पुश्ड अप हो गई इंश्योरेंस कंपनी इन द कंट्री। एंड प्रो लाइफ एंड प्रो लाइफ, एक मिनट रुको, क्या लिखा है यहाँ पे, और बहुत सारी हम लोगों ने लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे क्या करी, स्कीम बनाने की कोशिश करती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि गवर्नमेंट ने क्या करी, पॉलिसीज बनाई, और ये जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई कि हम लोगों की लाइफ को क्या करेंगे, इंश्योर्ड करेंगे, ये जो स्कीम था, ये जो सोच थी, ये बहुत ही मार्केट को पुशअप करी, इंश्योरेंस सेक्टर को पुशअप करी कि हम लोगों को क्या करेंगे, लोगों की लाइफ को इंश्योर्ड करेंगे। तो गवर्नमेंट की जो ये जो पॉलिसी थी कि लोगों की लाइफ को हम लोग इंश्योर्ड करेंगे, इसने इंश्योरेंस सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूम दिया, इंश्योरेंस सेक्टर को बहुत ज्यादा क्या किया, पुशअप किया। समझ में आया? अब उससे क्या हुआ, ग्रॉस प्रीमियम रिटर्न इन इंडिया रीच्ड 5.53 ट्रिलियन। बाप रे, प्रीमियम इतना रिच हो गया, मतलब सोचो ना, यहाँ तक पहुंच गया प्रीमियम, ये पॉलिसी के कारण हमारे प्रीमियम में इतना ज्यादा क्या आ गया, बूम आ गया, बराबर। 94.8 billion in financial year 18 and it was 4.58 trillion
and 71 billion from life insurance, and it is like 1.5 trillion फ्रॉम नॉन लाइफ इंश्योरेंस। मतलब उन्होंने बताया कि लाइफ इंश्योरेंस से सबसे ज्यादा प्रीमियम रेज हो रहा था। और आपको पता है आगे ये फंड्स बहुत इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए यूज होता है इकोनॉमी में। ये जो प्रीमियम वाला फंड आता है ये इंश्योरेंस कंपनी आगे यूज करती है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए। तो ये लोगों का बताना ये है कि गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम निकाली लाइफ इंश्योरेंस की, इससे इंश्योरेंस सेक्टर को बहुत बूम मिल गया और प्रीमियम का लेवल ईयर बाय ईयर बढ़ते गया, मोर देन नॉन लाइफ इंश्योरेंस। अपने पास दो कंपनी है ना, एक लाइफ इंश्योरेंस वाली, एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस वाली, बराबर। तो ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जैसे ही गवर्नमेंट ने लाई तो अभी तक जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम इकट्ठा कर रही थी उससे एकदम ये बढ़ ही गया, आगे ही बढ़ गया। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो प्रीमियम इकट्ठा कर रही थी वो एकदम बूम, एक्सट्रीम लेवल। सो लाइफ इंश्योरेंस से प्रीमियम का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। समझ में, लाइफ इंश्योरेंस से प्रीमियम का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट होने लगा एज कंपेयर टू नॉन लाइफ इंश्योरेंस। गॉट इट? ओके, ये कुछ छोटी मोटी बातें, इसमें मैं सिर्फ काम की बात बताती हूँ आपको, ठीक है, कि धीरे धीरे हमारे जो ग्रोथ रेट है प्रीमियम का वो बहुत ज्यादा बढ़ते गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। डे बाय डे, ईयर बाय ईयर ऑन ईयर इट वाज इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। और नॉन लाइफ इंश्योरेंस का भी प्रीमियम बढ़ते जा रहा था और लाइफ इंश्योरेंस का भी प्रीमियम बढ़ते जा रहा था। तो उनने बस एक डेटा दिया है कि ईयर बाय ईयर किस तरीके से आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। उनने बस एक डेटा दिया है कि ईयर बाय ईयर किस तरीके से आपका लाइफ इंश्योरेंस, ईयर बाय किस तरीके से आपका प्रीमियम क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। भले ही चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो चाहे नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उनका बोलना ये है कि ईयर बाय ईयर द प्रीमियम from both the category was increased. What I am trying to say, year by year premium from both the categories were increased, and actually the growth rate was after year and year increased to 12.40%. This is what the thing. Okay, next, government initiative. अब ऑब्वियसली बात है हर जगह गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेता ही है ना चीजों को प्रमोट करने के लिए। म्यूचुअल फंड को इनिशिएट करने के लिए भी देखो अलग अलग फेजेस दिए हुए थे। बैंकिंग सेक्टर को भी प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। फिर उसके बाद इंश्योरेंस को भी तो प्रमोट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए होंगे। कोई भी काम बिना इनिशिएटिव के नहीं होता। बोल दिया, लॉन्च कर दिया, हो गया, फिर क्या बैठ गए? इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना। सीएस करना है, बोलने से हो जाता है क्या? पढ़ाई का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलरली क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। सो मेनी थिंग्स आर देयर दैट यू हैव टू डू रिगार्डिंग योर स्टडीज। ओके, so government initiatives are, the government of India has taken a number of initiative to boost the insurance industry. Some of them are, अब अपने को वन बाय वन एकदम शॉर्ट में, बिल्कुल बोर नहीं करूंगी, पट पढ़ दूंगी और शॉर्ट में समझा दूंगी। आप लोग बस पेशेंटली सुनिए, चलेगा? ओके, इन September 18 National Health Protection Scheme was launched under Ayushman Bharat to provide coverage of 5 lakh or more than 100 million vulnerable families. बाप रे, कितना बड़ा टारगेट रखा था। तो सितंबर 18 में नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम वाज लॉन्च्ड अंडर आयुष्मान भारत। ये याद रखना पड़ेगा कि ये स्कीम किसके अंडर लॉन्च हुई थी। तो ये जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है ये आयुष्मान भारत के अंडर क्या हुई थी बेटा, लॉन्च हुई थी। And the target was to cover up to 5 lakh or more than 100 million of vulnerable families. The scheme is expected to increase penetration of health insurance in India from 34% to 50%. टारगेट रखा था उन लोगों ने कि हम चाहते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर हेल्थ सेक्टर में ग्रो करे। ठीक है, जो हमारा इंश्योरेंस वाला सीन है ये जो है वो हेल्थ सेक्टर में क्या करे, ग्रो करे। हेल्थ इंश्योरेंस ग्रो करना चाहते थे हम, 34% से 50% पे हेल्थ इंश्योरेंस को क्या करना चाहते थे, लेके जाना चाहते थे। समझ में आया? तो ये पहला इनिशिएटिव गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इनिशिएटिव, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब जैसे बैंकिंग को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी कौन, आरबीआई, वैसे इंश्योरेंस के लिए जो अथॉरिटी है वो कौन है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाम ही क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
दैट मीन्स दे आर हियर टू डेवलप, टू रेगुलेट द इंश्योरेंस सेक्टर। जैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए कौन है? आरबीआई। सेकेंडरी मार्केट के लिए कौन है? फास्ट। सेकेंडरी मार्केट के लिए कौन है? वेरी गुड अंकुश। सेकेंडरी मार्केट के लिए कौन है? सेबी। बैंकिंग के लिए कौन है? आरबीआई। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी है। तो वैसे ही इंश्योरेंस के लिए कौन है? आईआरडीएआई। प्लान्स टू इशू रीडिजाइंड इनिशियल पब्लिक ऑफर गाइडलाइंस इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। ये आईआरडीए सब कुछ प्लान करता है कि कितना इशू होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, गाइडलाइंस क्या होना चाहिए, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितने का आईपीओ आना चाहिए। ये सारी बातें आईआरडीएआई क्या करता है? प्लान करता है। IRDA has allowed insurers to invest up to 10% in additional tier bonds that are issued by banks to augment their one capital in order to expand the pool of eligible investors for the bank. ऐसी अलग अलग स्कीम्स IRDA लॉन्च करता रहता है, इन्वेस्टमेंट की, ये सब की, उसकी उसकी, ताकि आप इन्वेस्ट करो और इंश्योरेंस सेक्टर के पूल को क्या करो? बढ़ाओ। तो यहाँ पे IRDA ने क्या कर दिया? अलाउड कर दिया अप टू 10% टू इन्वेस्ट इन एडिशनल टायर बॉन्ड्स। जो मतलब यहाँ पे IRDA ने क्या किया? इन्वेस्टर्स को अलाउ कर दिया कि वो एडिशनली 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं। द बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय बैंक, द बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय बैंक, उसमें IRDA ने इन्वेस्टर्स को अलाउ कर दिया 10% से इन्वेस्ट करने के लिए, investment up to 10%. This you have to remember that they are allowed to invest up to 10%. Up to what is very important. Up to 10% you are allowed to invest in the bonds of the bank, the bonds which are issued by the bank. ठीक है? उसके बाद फिर ये जर्नी जुर्नी आ गई। मेजर इवेंट्स इन द जर्नी ऑफ इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर। अब इंश्योरेंस सेक्टर की आपको जर्नी दी गई है कि भाई कौन से फेज में क्या हुआ, कौन से ईयर में क्या हुआ, कब डेवलपमेंट हुआ, कब कौन सी कंपनी आई, कब LIC एक्ट पास हुआ, कब IRDA आया, कब ये इंश्योरेंस और आगे बढ़ा। ये सारी बातें आपको ये फेजेस में दी हुई है। अगर आप बोलोगे तो मैं आप लोगों को ये PPT भेज दूंगी, क्योंकि यहाँ पे वो प्रॉपरली दिया हुआ है। और इफ यू वांट सो आई विल हैव अ रीड आल्सो फॉर यू। मेरे को रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट doesn't make any sense। फिर मैं रीड करूंगी, फिर आप बोलोगे बोर हो रहा। सो इफ यू विल अलाउ आई विल प्रोसीड फर्दर। Is there any need of explanation for this topic, this journey? No need. I don't think there is a need. They can ask, you have to remember, you cannot ignore this। थोड़ी बहुत बातें आपको कब कौन आया क्या आया वो लोग पूछ सकते हैं। अरे एक्चुअली पता है क्या, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है वो मैं खुद ही बराबर समझाती हूँ, बट द थिंग इज कि बेटा ये डेटा है, कौन से साल में क्या हुआ, हाउ आई विल एक्सप्लेन दिस। ठीक है? ओके, सो यू शुड हैव अ रीड फॉर दिस। और कुछ एक दो और दो चार बातें हैं वो हम लोग देख लेते हैं, और फिर हमारा इंश्योरेंस सेक्टर भी खत्म हो जाता है। तो अगले लेक्चर से हम लोग डिटेल में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है? अगले लेक्चर में और एकदम डिटेल में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। चलिए, तो हमारे जो 3 एस्पेक्ट्स थे, बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, वो आज खत्म हो जाएंगे। नोटेबल ट्रेंड्स, कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है, देख लेते क्या है एकदम शॉर्ट में। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन channels like bank, insurance, online distribution and NBFC have widened the reach and reduced the cost। बहुत सारी नई नई चीजें हो रही है बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारी चीजें। NBFC आ गया है, बहुत सारी चीजें को ब्रॉड किया जा रहा है, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया है, अश्योरेंस चालू हो गया, बहुत सारी चीजें। Firms have tied up with local NGO, storage, lucrative rural markets। Yes, बहुत सारे फर्म्स ने जा जाके NGOs के साथ क्या कर लिया बेटा, टाई अप कर लिया है, रूरल मार्केट में जाके अपनी पहचान बना ली है, पहुंच कर ली है, वहां तक के सर्विसेज प्रोवाइड करने का सोचा है। ठीक है? इन अक्टूबर 2018 इंडिया e-commerce major Flipkart entered the insurance space in partnership with Bajaj Allianz
टू ऑफर मोबाइल इंश्योरेंस। ये भी एक चीज है, ये भी पता होना चाहिए कि 2018 में फ्लिपकार्ट तो आपको पता ही बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तो उसने क्या किया बेटा, बजाज अलायंस के साथ टाइप किया इन द स्पेस ऑफ इंश्योरेंस दैट दे विल प्रोवाइड इंश्योरेंस फॉर दी मोबाइल्स। Okay, so Flipkart entered insurance space in partnership with Bajaj Alliance to offer mobile insurance। कब हुआ ये? 2018 में, याद रखना। फिर new distribution channels like bank assurance, online distribution and NBFC have been widened। These many things have been also happened। Okay, फिर उसके बाद इन सितंबर 2018 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, अब वो तो आपको पता ही है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इज ऑल अबाउट ऑल्सो पार्टनर्ड विद बजाज अलायंस टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स। ऐसे अलग अलग तरीके से अलायंस बनते गए, लोग साथ में आते गए इंश्योरेंस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, फैसिलिटीज लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इन सितंबर 2018 पोस्ट पेमेंट बैंक ने भी बजाज अलायंस के साथ क्या किया बेटा? पार्टनरशिप की। ओके, नेक्स्ट, over the years, share of private sector in life insurance segment has grown from 2% to 31%। बाप रे, प्राइवेट सेक्टर का इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रो देख रहे हो आप, 2% से 31% इन फाइनेंशियल ईयर 19। 2% से सीधा 31%। और ये कितने साल में हुआ है? 2003 से लेके 2019 तक के ये ग्रोथ आया है। 2003 तक के कितना शेयर था? 2%। और कुछ 10-15-20 सालों में कितना हो गया बेटा? वो 31% till the year 19। okay, in the non life insurance segment share of private sector increased to 57%। बाप रे, from 14%, 14% से 55% पे पहुंच गया नॉन लाइफ इंश्योरेंस में। ये पहले वाला जो था वो लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट था। लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में प्राइवेट सेक्टर ने किस तरीके से ग्रो किया? फ्रॉम 2% टू 31%। उसके बाद नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट ने ग्रो किया 14% से 55%। मतलब नॉन लाइफ इंश्योरेंस में ग्रो ज्यादा है प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर हैज विटनेस्ड द लॉन्च ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सच एज यूनिट लिंक इंश्योरेंस। ये अलग अलग, पता है क्या, इंश्योरेंस कंपनियां भी जो होती हैं वो अलग अलग स्कीम्स लाती रहती हैं। वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस ने भी एक नया सेक्टर, एक नई इनोवेटिव प्रोडक्ट लाया जिसका नाम था यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। अब वो हम लोगों को पढ़ना नहीं है तो हम काय को दिमाग लगाएंगे। अदर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैव आल्सो बीन कस्टमाइज्ड टू मीट स्पेसिफिक नीड्स ऑफ इंडियन कस्टमर्स। और इंडियन कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली भी चीजें क्या करी गई? डेवलप करी गई। लास्ट स्लाइड, बस 5 मिनट और झेल लो मेरे को, फिर मैं चली जाऊंगी। बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, चेहरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जाने वाली हूँ थोड़ी देर में। बस एक लास्ट स्लाइड सुन लो बस, ठीक है? चलो, इन सितंबर 2018 HDFC एग्रो लॉन्च्ड सिक्योरिसी टू बी सिक्योरिसी बी री इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इंडिविजुअल्स। यस, ऐसे अलग अलग चीजें लॉन्च होती गई। सितंबर में HDFC ने भी एक नई चीजें लॉन्च कर दी। दिस इज व्हाट द थिंग्स आर हैपनिंग। ओके, large insurers continue to expand, focusing on cost rationalization and aligning business models to realize reported embedded value and generate value from future business rather than focus on present profit। और यहाँ पे इन लोगों का फोकस क्या होने लगा भाई? लार्ज इंश्योरेंस जो है उन लोगों ने सोचा कि भैया आज के प्रॉफिट पे तो ठीक है हम ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों को फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी सोचना है। आज जो चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को फ्यूचर में भी ग्रो करना है, हमको हमारा बिजनेस फ्यूचर में भी ग्रो करना है। सो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। तो आज के ऊपर ज्यादा फोकस करने के बजाय भैया फ्यूचर एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म मार्केट में रहना है। सो इन 19 ऑनलाइन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म टर्टल मिंट रेज्ड 25 मिलियन इन फंडिंग। बाप रे, और ऐसा एक्सपांशन के लिए, अब उनको तो एक्सपांशन करना है, तो एक्सपांशन के लिए एक नया जरिया लाया जिसका नाम है ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। उसके लिए हम उन लोगों ने टर्टल मिंट करके यूज किया प्लेटफॉर्म और रेस किया 25 मिलियन फंडिंग। ये ऑनलाइन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितने की फंडिंग रेस की उन लोगों ने? 25 मिलियन। ये जो नया उन लोगों ने प्लान लाया ऑनलाइन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म, उसके लिए उन्होंने कितने का फंड रेस किया? 25 मिलियन। In January 19, online insurance distribution platform Turtlemint raised
25 million in funding for having the online distribution of insurance. As of November 18, HDFC Agro is in advanced talks to acquire Apollo Munich Health Insurance at a valuation of around 2,600 crores. बाप रे, सोचो कितना बड़ा अलायंस होता है। और ये जो अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस है, बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत रिलायबल है इंश्योरेंस के लिए। अपोलो म्यूनिक जो है, एचडीएफसी ने ट्राई किया उसको अक्वायर करने का, और पैसे कितने, 2,600 करोड़। बाप रे, दिस इज व्हाट द थिंग्स आर हैपनिंग। और यहाँ पे आपका ये जो पूरा ऐसा टाइम पास वाला पार्ट है वो सब खत्म हो गया। ये जो ये इस कब कहाँ कैसे कब हुआ, कौन से साल में हुआ, किसने किया, ये सब खत्म। अब आगे से आपका इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पता है क्या है, जब हम इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह पढ़ेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग वो है। तो थोड़ा सा ये इनिशियल पार्ट है ऐसा, लेकिन तब बहुत मजा आएगा आगे के पार्ट में चैप्टर के। ठीक है, आई विल लेट यू नो। मैं ना इसका कुछ इजी तरीका निकालती हूँ याद रखने का, मैं आपको बताऊंगी। मैंने कम से कम 4 दिन तो ये सोचने में लगा दी कि शुरू का पार्ट में पढ़ाऊंगी कैसे। फिर मेरे को आइडिया आया कि आई शुड यूज द पीपीटी एंड आई शुड ओनली यूज द रिलेवेंट डेटा, और उतना ही पढ़ाऊंगी जितना रिलेवेंट है। नाउ ये डेटा याद कैसे रखना, रिमेंबर कैसे रखना, इसको कैसे टेक केयर करना, आई विल टेल यू। ओके, बट यू हैव टू रीड दिस डेटा, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस डेटा। आपको पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू आ सकते हैं। और यहीं पे खत्म हो गया, अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसके आगे डेटा वेटा ज्यादा। अब यहाँ से हमारा एक्चुअल स्टडी पार्ट भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो इज देयर एनी डाउट टिल हियर? हालांकि डाउट जैसा कुछ था ही नहीं आज, फिर भी अगर कुछ हो तो बता दो। Hope so all was clear. Okay, and happy Ganesh Chaturthi to all. Enjoy yourself. Okay, enjoy the festival. ठीक है, so I will take a leave here. I will end up with the lecture. Hope so you all are enjoying your evening. Okay, take care guys. Have a happy evening. Bye bye everyone. Take care. Tada, see you. Bye. Bye 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 Ricky.